देखो रिकॉर्डिंग मैसेज करছে স্ক্রিন শেয়ার আছে। यस मैम। अच्छा देखो 9, 10 और इलास्ट्रेशन 1 ये तीन हम लोग का क्वेश्चन बाकी है। जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो पहले हम लोग 9 और 10 वाला करेंगे, कुछ एमसीक्यू भी है उसमें, वो भी कर लेंगे। फिर देखते हैं पूरा होता है कि नहीं टॉपिक, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग ऋषिता। गुड मॉर्निंग मैम। देखो बोल रहा है कि लगभग एक जैसा ही क्वेश्चन है, बट अगर थोड़ा बहुत इधर उधर एक दो पॉइंट है जो कि इम्पोर्टेंट है तो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम चीज सेम है। कुछ एडजस्टेड परचेज वाला पॉइंट है, ये सब जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा हमें। रिंग लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद नॉमिनल कैपिटल ऑफ 10 लाख, मतलब जब हम लोग ऑथराइज्ड कैपिटल लिखेंगे तो उस पे ये काम आ जाएगा। डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 100 ईच, एक एक शेयर 100 रुपए का। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स एज ऑन 31 मार्च 2002। बिल्डिंग मशीन पीपी में जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक बोल दिया, इसका मतलब इन्वेंट्री में जाएगा। लूज टूल्स हम लोग को यहाँ से बनाने के लिए बोला क्या है, ये नीचे बोला होगा, रुको एक सेकंड देख लेते हैं। प्रिपेयर, अच्छा पीएल भी बनाना है एंड बैलेंस शीट भी बना के देना है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ये हम लोग का एक तो क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो एक ही जगह पे जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ चला जाएगा, इन्वेंट्री में। लूज टूल्स भी कहाँ जाएगा, इन्वेंट्री में जाएगा। परचेज इज फिनिश्ड गुड्स, तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड तो ये पीएल में जाएगा। सैलरीज कहाँ जाएगा, इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। डायरेक्टर फीस, रेंट, ये दोनों अदर एक्सपेंसेस में जाएगा। डिप्रिशिएशन जो है, डिप्रिशिएशन एंड एमोटाइजेशन में जाएगा। बैड डेब्ट जो है अदर एक्सपेंसेस में जाएगा। इन्वेस्टमेंट जो है बैलेंस शीट में एक नॉन करेंट एसेट में चला जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये हम लोग का अदर इनकम में जाना चाहिए, ठीक है। डिवेंचर इंटरेस्ट तो ये हम लोग का फाइनेंस कॉस्ट में जाना चाहिए। एडवांस टैक्स तो लोन्स एंड एडवांसेस इसमें जाना चाहिए। सन्ड्री एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस में जाना चाहिए। डेटर ट्रेड रिसीवेबल में जाना चाहिए। बैंक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाना चाहिए, ठीक है। सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अदर करेंट लाइबिलिटी में जाता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का ओपनिंग बैलेंस, तो इस साल अगर कुछ क्रिएट करने बोला होगा तो उसके साथ हम लोग इसको नेट कर लेंगे, ठीक है। नेट करने के बाद वो अमाउंट हम लोग दिखा देंगे अपने पीएल में, मतलब अदर एक्सपेंसेस में। इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा। जनरल रिजर्व जो है वो हम लोग का गुड मॉर्निंग परिता। गुड मॉर्निंग मैम। जनरल रिजर्व जो है रिजर्व सरप्लस में जाएगा। पीएल जो है वो भी रिजर्व सरप्लस में जाएगा। क्रेडिटर ट्रेड पेबल में जाएगा। प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन का मतलब है परचेज डेट से लेके टिल नाउ, मतलब ये 31 मार्च 2002 तक का डिप्रिशिएशन। तो ये हम लोग क्या करेंगे, एसेट का इसका मतलब ये प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अगर गिवन है तो कंफर्म कि ये वाला मेरा कॉस्ट दिया हुआ है, तो इससे हम लोग ये प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन माइनस करने से हमें एसेट का अभी का बुक वैल्यू पता चलेगा, ठीक है। जो कि हम लोग पीपी में दिखाएंगे। प्लस करेंट ईयर का डिप्रिशिएशन वो भी हमें लेस करना पड़ेगा, जो कि दिख रहा है 40,000। तो ये प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन का जो अमाउंट है वो हम लोग का स्टेटमेंट ऑफ पीएल मतलब डिप्रिशिएशन एंड एमोटाइजेशन में नहीं जाएगा, ये जाएगा, ये करेंट ईयर का है, ये अब तक का टोटल डिप्रिशिएशन। तो इसका काम क्या होता है, बैलेंस शीट में एसेट के वैल्यू को दिखाने के लिए ये हमें हेल्प करेगा। मतलब बिल्डिंग का डिप्रिशिएशन और मशीन का डिप्रिशिएशन हटाएंगे तो हम लोग एसेट का वैल्यू दिखा देंगे कि कितना हो रहा है बिल्डिंग और मशीन का, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद इधर 14% डिवेंचर लॉन्ग टर्म बोरिंग में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एक्रूड, यहाँ पर देखो ऑलरेडी डिवेंचर इंटरेस्ट बोला था, फिर यहाँ पर बोला है ये 56,000 में से 28,000 एक्रूड बट नॉट ड्यू, ये बोला है, ठीक है। 56,000 टोटल इंटरेस्ट हो रहा है बट 28,000 एक्रू हुआ है, बाकी एक्रू नहीं हुआ है, ठीक है। तो करेंट ईयर के लिए कितना एप्लीकेबल हो रहा है, 28,000, ठीक है। बाकी हम लोग को फिर आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी बोल के दिखाना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये बोला है 24,000। अनक्लेम्ड डिविडेंड 10,000। अनक्लेम्ड मतलब अभी तक हम लोगों ने पे नहीं किया है, तो ये सब ये आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी हो जाएगा, अनक्लेम्ड डिविडेंड। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट देखो यहाँ पर एक दिया हुआ था, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये देखो एक्रू हुआ है 4,000 जबकि टोटल होता है 24,000,
4,000, ठीक है। तो इसमें भी सेम हमें वैसे ही देखना पड़ेगा, जितना पोर्शन करेंट ईयर के लिए उतना दिखाएंगे, बाकी जो है हम लोग करेंट एसेट में दिखा देंगे, अदर करेंट एसेट बोल के। और फिर यहाँ पर बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, ये तो बोला है पीएल बनाओ और बैलेंस शीट। क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक बाई 1,60,000, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा हम लोगों ने कोई भी क्वेश्चन में अभी तक नहीं किया था। प्रोवाइड टू डाउटफुल डेट 4% ऑन डेटर, तो करेंटली पीवीडीडी 4% प्रोवाइड करना है। प्रोविजन इनकम टैक्स का 30% दिखाना है। डिप्रिशिएशन एक्सपेंसेस इंक्लूडेड, डिप्रिशिएशन ऑफ 16,000 ऑन बिल्डिंग एंड दैट ऑफ 24 ऑन मशीन, मतलब ये जो डिप्रिशिएशन दिख रहा है यहाँ पर 40,000, इसमें से ये इंफॉर्मेशन नीचे दे दिया है कि कितना बिल्डिंग का है कितना मशीन का है। डायरेक्टर डिविडेंड डिक्लेयर किया है 25% ऑन 2 अप्रैल एंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 10%। तो डायरेक्टर ने डिविडेंड देने का बात किया है 25% और 2 अप्रैल को ये होगा, तो इसका ट्रीटमेंट हमारे इस फाइनेंशियल ईयर से लेना देना है नहीं, तो वहां आएगा नहीं, इसका नोट देना पड़ेगा। और जनरल रिजर्व में 10% ट्रांसफर करना है। तो जनरल रिजर्व में कहाँ से ट्रांसफर होता है, करंट ईयर के प्रॉफिट से, जितना अमाउंट बोलेगा उतना जनरल रिजर्व में चला जाएगा। तो प्रॉफिट उतने से कम होगा, जनरल रिजर्व उतने से एड ऑन हो जाएगा। बिल्स डिस्काउंटेड बट नॉट येट मैच्योर्ड 20,000, बिल डिस्काउंट हुआ है बट अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है, वो है 20,000। इसका मतलब क्या होता है, अगर कभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़े हो तुम लोग, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, बिल ड्रॉ होने के बाद, बिल ड्रॉ नॉर्मली अगर लॉन्ग टाइम के लिए क्रेडिट मांगा जाता है तो बिल ड्रॉ होता है लॉन्ग टाइम, मैक्सिमम 3 मंथ्स हो सकता है। 3 मंथ्स के लिए अगर कोई क्रेडिट मांगे तो उसके ऊपर बिल ड्रॉ किया जा सकता है। अब बिल जो है, बिल ड्रॉ करने के बाद जो ड्रॉयर है, अब बिल ड्रॉ कौन करता है, जिसने बेचा सामान, क्योंकि उसी का सर दर्द है भाई, सामने वाला अगर मुझे पैसा ना दिया तो ठीक है। तो फिर जो मतलब बिल है, वो बिल मान लो 3 मंथ्स बाद बोला है पे कर देंगे ये अमाउंट, ठीक है। कुछ भी खरीदा है 10,000 का, मान लो कोई प्रोडक्ट खरीदा, बोल रहा है 3 महीने बाद 10,000 पे कर देंगे, कौन बोल रहा है, परचेजर। किसको बोल रहा है, सेलर को। तो सेलर ने बोला तो मेरे तो हम एक बिल ड्रॉ कर लेते ताकि प्रूफ रहे। अब बिल ड्रॉ कर दिया, पैसा तो 3 महीने बाद ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर इन द मीन टाइम जो ड्रॉयर है यानी जो सेलर है उसको पैसे का जरूरत हो गया, तो उसके पास एक ऑप्शन है, क्या है, वो उस बिल को लेके बैंक पे जा सकता है, ठीक है। बैंक में जाके वो बैंक पे वो बिल को रख सकता है, बदले में बैंक से 20,000 रुपए ले सकता है। लेकिन बैंक वाला 20,000 नहीं देगा, बैंक वाला बोलेगा तुम्हें जरूरत पे हम पैसा दे रहे हैं। और बैंक वाले को पैसा कौन देगा, जो से परचेजर था वो बैंक को अब पैसा रिम्बर्स करेगा। एक्चुअली सेलर ही उसे इंस्ट्रक्शन देगा कि देखो मुझे पैसे का जरूरत पड़ा तो हम बैंक के पास चले गए, बिल को रख दिया और बदले में पैसा ले रहे हैं, तो आप एक काम करना, 3 महीने बाद मुझे पैसा ना दे के बैंक को दे देना, ठीक है। तो अगर अगर देखो इसमें जो मतलब ऐसा हुआ कि मतलब वही चीज वही पॉइंट को बोलते हैं बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर। डिस्काउंटेड का मतलब अब बैंक क्या बोलेगा कि हम 20,000 तो नहीं देंगे, इसमें मेरा क्या बेनिफिट है, क्योंकि बैंक ये सबसे इनकम करता है। तो बैंक बोलेगा ठीक है हम ये 20,000 का बिल रख रहे हैं, बदले में मान लो फॉर एग्जाम्पल 18,000 देंगे, 2,000 बैंक ने काट लिया, क्या काट लिया, डिस्काउंट, ठीक है। तो बैंक बोलेगा 2,000 का मेरा डिस्काउंट हम देंगे, लेकिन 18,000 देंगे, 20,000 नहीं दे सकते, ऐसा बैंक बोल देगा, ठीक है। अब ये मेरा एग्जांपल 18,000, इससे कम ज्यादा हो सकता है। तो इसको बोलते हैं बिल डिस्काउंटेड बट नॉट येट मैच्योर। मैच्योर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक 3 मंथ्स नहीं आया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बिल डिस्काउंटेड बट नॉट येट मैच्योर। अच्छा, अब चलो इसका हम लोग जो है स्ट्रक्चर पहले बना लेते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। स्टेटमेंट ऑफ पीएल, रिंग लिमिटेड, रिंग लिमिटेड। अच्छा तुम लोग स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, हम 1 सेकंड आते हैं, ठीक है। तुम लोग थोड़ा स्ट्रक्चर बनाओ, हम आके फिर बना लेंगे। तुम लोग दोनों स्ट्रक्चर बनाओ, हम आके क्वेश्चन कर रहे हैं।
हाँ देखो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 20x2। पर्टिकुलर्स, नोट, अमाउंट। फर्स्ट हो जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अदर इनकम, ये 1 2 नहीं दे रहे, इसमें ज्यादा लिखना पड़ेगा। अदर इनकम। फिर आ जाएगा टोटल इनकम, टोटल इनकम ए। फिर एक्सपेंसेस, सीपीसी ईएफडीओ, सीपीसी ईएफडीओ। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, depreciation and amortization, other expense, total expense, profit before tax, A minus B less provision for taxation, या फिर टैक्स एक्सपेंस ऐसे भी लिखा जा सकता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बैलेंस शीट, as of Ring Limited as at 31st March 20x2। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, नॉन करेंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग, करेंट लाइबिलिटी, ट्रेड पेबल, अदर
करेंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, क्योंकि टैक्स है तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन तो बनेगा, और ट्रेड पेबल था और अदर करेंट लाइबिलिटी का भी पॉइंट था। एसेट्स, नॉन करेंट एसेट, पीपीई था, इन्वेस्टमेंट था एक, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, करेंट एसेट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश, एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो है ही, एक शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी था, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करेंट एसेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, जो जो शॉर्ट में हो सका मैंने उसे शॉर्ट में ही लिख दिया। स्ट्रक्चर तो बन के रेडी हो गया, अब हम लोग देखते हैं कैस क्या क्या नोट है। सबसे पहले किस चीज का नोट बनेगा, इंफॉर्मेशन वाइज ही करना होता है, तो बिल्डिंग मशीन क्लोजिंग स्टॉक ये सब दिया हुआ है, तो पहले बिल्डिंग मशीन, तो सबसे पहला नोट बनेगा पीपीई पे। नोट नंबर 1 लिखो, पीपीई। नोट्स टू अकाउंट्स, नोट नंबर 1 पीपीई। पीपी में है बिल्डिंग और मशीन, 5,80,000 2 लाख। बिल्डिंग, शॉर्ट में लिखा है मशीन। ग्रॉस अमाउंट है ये वाला, क्योंकि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन दिया हुआ है, 5,80,000 2 लाख। और तो कुछ है नहीं। फिर क्लोजिंग स्टॉक मतलब नोट टू इन्वेंट्री पे हो जाए। क्लोजिंग स्टॉक लूज टूल्स। वन लाख 46। इसके बाद नोट नंबर 3, पीपीई इन्वेंट्री। अच्छा, इसके बाद नोट नंबर 3 में देखते हैं परचेज, जो है परचेज फिनिश्ड गुड्स 4,20,000। अच्छा। ये वाला हम लोग का परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में जाना चाहिए, 4,20,000। ठीक है, तो ये चला जाएगा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। लेकिन इसका हमें एक मतलब एडजस्टमेंट दिखाना पड़ेगा, क्यों हम बोल रहे हैं, बोल रहे हैं। ठीक है, पहले एक नोट बनाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, इसका नोट बना रहे हैं। वैसे देखा जाए तो नोट नहीं बनना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली मुझे दिया हुआ है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। देख, स्टॉक इन ट्रेड क्या प्रॉब्लम है यहाँ,
ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो परचेज को हमेशा एडजस्टेड परचेज मानना चाहिए। एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस फिनिश माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके जो आंसर आता है वो दिया हुआ है। मतलब ये तुम लोग नॉर्मल, ये कंपनी अकाउंट्स का बात नहीं है, ये अगर तुम लोग 11 में फाइनल अकाउंट्स किए हो तो वहां भी देखना, ऐसा बोला जाता है कि अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक है तो ये परचेज ऑलरेडी एडजस्ट है। मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर क्लोजिंग स्टॉक है तो मुझे टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, ठीक है, और बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखने का जरूरत नहीं होता है। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक है, सीधा परचेज लिखने से ही काम हो जाता है, क्योंकि उसका मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर जो परचेज दिया हुआ है वो हो जाता है एडजस्टेड परचेज। ठीक है, अब एडजस्टेड परचेज का मतलब ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, मतलब कंजम्पशन, कि मेरे पास इतना स्टॉक था, मैंने इतना परचेज किया, मेरे पास अभी इतना बचा हुआ है, तो वो मेरा क्या हो जाता है, कंजम्पशन। तो ये कंजम्पशन दिया हुआ है, लेकिन मेरा स्टेटमेंट ऑफ पीएल में पॉइंट क्या बोल रहा है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तो मुझे परचेज निकालना पड़ेगा। ये तो मुझे परचेज नहीं दिया हुआ है, देखने में भले ही परचेज दिख रहा है हमें, ये हमें पता होना चाहिए कि अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक है तो ये इंप्लाइड है कि ये एडजस्टेड परचेज है। एडजस्टेड परचेज का मतलब ओपनिंग क्लोजिंग परचेज के साथ एडजस्ट किया हुआ है, लेकिन मुझे तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड चाहिए ताकि हम परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड के हेड के अंडर लिख सके। ठीक है, तो अब इस चीज को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब मुझे ये बोलना पड़ेगा कि ये जो लिखा हुआ है ये एडजस्टेड परचेज है, यानी एडजस्टेड परचेज मुझे गिवन है 4,20,000। ठीक है, अब ये तो हम लिख नहीं सकते हैं परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में, तो मुझे परचेज निकालना पड़ेगा। वो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो मेरे पास नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन है, उसके हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं। तो फिलहाल जगह रख देते हैं, सारे नोट्स बनाते जाते हैं, जैसा जैसा इंफॉर्मेशन मिल रहा है उसके बाद हम लोग करेंगे। ठीक है, अच्छा ये इतना जगह रख देते हैं। फिर नोट नंबर 4, ठीक है, नोट नंबर 4 ये किस चीज का बनेगा, चलो देखते हैं। नोट नंबर 4 क्या इंफॉर्मेशन है, सैलरी है, तो इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, ठीक है, इसमें आ जाएगा सैलरी। सैलरी 1,20,000। थोड़ा सभी में जगह रखते हुए जाएंगे, क्योंकि क्या कुछ एडजस्टमेंट है नहीं है, क्योंकि हम तो पॉइंट आउट कर रहे हैं, बट मेरा तो वो पॉइंट दिखेगा नहीं तुम लोग को, क्योंकि ये देखो जैसे कि सैलरी में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, हम याद रख रहे हैं, लेकिन एग्जाम में तुम लोग को याद रखने का जरूरत नहीं, जिसमें एडजस्टमेंट है उसके आगे पॉइंट लगा देना। ठीक है, लाइक ये वाला। ठीक है, और बाकी इधर से अगर देखा जाए तो बिल्डिंग वगैरह ये सब में भी नहीं है, ये डिप्रिशिएशन आगे दिखेगा ना, इसमें है डिप्रिशिएशन का डिस्क्लोजर है। ठीक है, तो इस तरीके से पॉइंट लगा दोगे तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि जगह बचाना है या नहीं बचाना है। ठीक है, नोट नंबर 5, नोट नंबर 5 में डायरेक्टर फीस, रेंट, ये सब आ गया, तो इसका मतलब अदर एक्सपेंसेस का बात हुआ, अदर एक्सपेंसेस। अच्छा इसमें आ जाएगा डायरेक्टर्स फीस, डायरेक्टर फीस 20,000, रेंट 52,000। अच्छा उसके बाद है डिप्रिशिएशन, तो वो आ जाएगा हम लोग का डिप्रिशिएशन एंड एमोटाइजेशन बोल के, नोट नंबर 6। डिप्रिशिएशन एंड एमोटाइजेशन, इसमें आ जाएगा डिप्रिशिएशन फॉर, क्योंकि नीचे बोला था कि बिल्डिंग का कितना और मशीन का कितना अलग से बोल रखा था, तो डिप्रिशिएशन फॉर बिल्डिंग, डिप्रिशिएशन फॉर मशीन। ठीक है, वो बाइफरकेशन नीचे मिलेगा तो वो देख के हम लोग इसमें लिख देंगे। अच्छा फिर नोट नंबर 7, नोट नंबर 7 इन्वेस्टमेंट, यानी नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट।
2,40,000। अच्छा, फिर नोट नंबर 8, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हो जाएगा अदर करेंट एसेट। ठीक है, ये समझ लो अच्छे से। अगर ये एक्रूड वाला कंसेप्ट, जैसे मैंने शायद सेकंड वाले क्लास में बताया भी था, एक्रू का मतलब है कि हमारे यहाँ पर मतलब एक्रू तो हो गया है, जिस फाइनेंशियल ईयर का हम लोग अकाउंट्स बना रहे हैं, लेकिन अभी तक ड्यू नहीं हुआ है, मतलब पेमेंट मिलने का, क्योंकि इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट मिलेगा, इन्वेस्टमेंट पे है इस वजह से, तो ये इनकम है। तो ये इनकम एक्रू तो हुआ है बट अभी तक ड्यू नहीं हुआ है, मतलब मिलने का समय नहीं आया है, बट जितना, जैसे मान लो कोई ने कोई 1 साल के लिए कुछ इन्वेस्ट किया है, उससे इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल का इंटरेस्ट, लेकिन फाइनेंशियल ईयर चलता है मान लो अप्रैल टू मार्च, ठीक है, और इंटरेस्ट 1 साल बाद जब मिलेगा तो वो अगस्त का डेट आएगा, तो अगस्त में मिलेगा। तो जो फाइनेंशियल ईयर का अकाउंटिंग हो, उस फाइनेंशियल ईयर में अप टू 31 मार्च तक जितना इनकम ड्यू होगा उतना मुझे इनकम बोल के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब क्योंकि ये पैसा मिल नहीं रहा है, तो ये मतलब मिलने वाला है, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, करेंट एसेट। ठीक है, इनकम है तो करेंट एसेट हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये हम लोग का हो गया करेंट एसेट। 40,000, नहीं सॉरी 4,000। फिर नेक्स्ट नोट नंबर 9, नोट नंबर 9, यहाँ पर डिवेंचर इंटरेस्ट, तो ये हो जाएगा फाइनेंस कॉस्ट। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 56,000, तो ये फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा। ये मेरा खर्चा होता है, इंटरेस्ट, लोन के इंटरेस्ट के तरह डिवेंचर का इंटरेस्ट। फिर है एडवांस टैक्स, तो एडवांस टैक्स का मतलब शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में जाएगा, हम लोगों ने टैक्स पे किया है एडवांस बेसिस पे, तो वो दिखा रहा है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। एडवांस टैक्स 1,20,000। अच्छा, फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस जाएगा अदर एक्सपेंसेस में। ठीक है, सन्ड्री एक्सपेंसेस चला जाएगा अदर एक्सपेंसेस में, 36,000 अदर एक्सपेंसेस, ये रहा सन्ड्री एक्सपेंस 36,000। अच्छा, फिर इसके बाद डेटर है, तो ट्रेड रिसीवेबल बनेगा, डेटर में एडजस्टमेंट भी था प्रोविजन वाला, ठीक है, तो उस हिसाब से जगह रख देंगे। नोट नंबर 11, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर 2,50,000, बाकी प्रोविजन का जो भी एडजस्टमेंट होगा उसके लिए जगह रख देते हैं। फिर हो जाएगा नोट नंबर 12, बैंक बोला है तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एट बैंक 60,000, कैश एट बैंक हो गया 60,000। फिर देखते हैं कौन सा नोट बनेगा। नोट नंबर 13, ये यहाँ जाना पड़ेगा, सेल्स है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नोट नंबर 13, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स 10,40,000।
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी अदर करेंट लाइबिलिटी, अदर करेंट लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो एक ही बार जाएगा तो बैलेंस शीट में जाएगा 4000। अच्छा, फिर नेक्स्ट है, देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है, ये ओपनिंग वाला है। तो ये हम लोग का कहाँ जाना चाहिए, ये पीएल में एडजस्ट हो जाता है, जो करंट ईयर का प्रोविजन होगा उसके साथ एडजस्ट हो जाएगा अदर एक्सपेंसेस में। लेकिन अदर एक्सपेंसेस में मेरा जगह थोड़ा सा कम हो गया है, ठीक है, इसको एडजस्ट कर देते हैं, देखो ऐसे लिख के हो जाएगा मेरा अदर एक्सपेंस, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ओपनिंग, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ब्रैकेट में ओपनिंग, ओपनिंग वाला है 6000, और जो न्यू क्रिएट होगा वो देखना पड़ेगा, ठीक है, वो एडजस्ट कर देंगे न्यू वाला, फिर ओवरऑल यहाँ पर दिखा देंगे। अच्छा, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ये शेयर कैपिटल का हो जाएगा नोट नंबर 15। इक्विटी शेयर कैपिटल, पहले लिखना चाहिए शेयर कैपिटल, उसके अंडर इक्विटी शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल 1 लाख, ऑथराइज्ड यहाँ स्टार्टिंग में बोला था 1 लाख, 1 लाख होगा बिकॉज 10 लाख शेयर्स डिवाइडेड बाई 100, दो जीरो कट जाएगा तो फिर दो तीन चार, अच्छा 10,000 होगा, 10,000 इंटू 100 तो होगा 10 लाख, 10,000 एट द रेट ऑफ 100 ईच। issued, subscribed, called up and paid up। वो कितना है वो तो हमें यहाँ दिख रहा है, क्योंकि 100 रुपए करके एक एक शेयर्स, तो 4,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच, 4 लाख। अच्छा, फिर नोट नंबर 16, जनरल रिजर्व पीएल, जनरल रिजर्व पीएल ये रिजर्व सरप्लस में आएगा। जनरल रिजर्व में फिर ट्रांसफर करने में बोला है तो थोड़ा जगह रख देंगे, 80,000 पीएल 50, तो जनरल रिजर्व 80, यहाँ जो भी ट्रांसफर होगा पीएल का ओपनिंग 50, इतना जगह रख दिया है, पीएल का ओपनिंग 50। फिर क्रेडिटर यानी ट्रेड पेबल, नोट नंबर 17, ट्रेड पेबल 1,84,000। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ये नोट नंबर 1 में चला जाएगा, यहाँ बना है, अब हम दे ही देंगे। पीपीई में प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, बिल्डिंग का 1 लाख और ये मशीन का 1,10,000। 14% डिवेंचर,
लॉन्ग टर्म बोरिंग 14% डिवेंचर 4 लाख। फिर देखते हैं इसके बाद। फिर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एक्रूड बट नॉट ड्यू, मतलब ये क्या हो गया कि अभी तक हमारा पेमेंट का टाइम नहीं आया इस फाइनेंशियल ईयर में, बट एक्रू हो गया है, तो हम लोग का क्योंकि खर्चा है तो लाइबिलिटी हो जाएगा 28,000 तक का। तो ये अदर करेंट लाइबिलिटी में जाएगा, जो कि यहाँ पर एक ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसमें हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एक्रूड बट नॉट ड्यू। कहाँ लिखे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थोड़ा ऊपर लिखते हैं, 4,000। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एक्रूड बट नॉट ड्यू। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एक्रूड बट नॉट ड्यू। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 24,000 अनक्लेम्ड डिविडेंड, तो ये अनक्लेम्ड वाला लाइबिलिटी होगा, तो ये लिख देते हैं यहाँ पर ही। और वो वाला भी लिखेंगे, अनक्लेम्ड डिविडेंड। ठीक है, ये लाइबिलिटी है तो अदर करेंट लाइबिलिटी में लिख दिया 10,000। और ये वाला इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 24,000, तो ये मेरा अदर इनकम में चला जाएगा कि टोटल जो है 24,000 का इनकम है। तो अदर इनकम का एक नोट बना लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 24,000। अदर इनकम शायद एक बनाते हैं, पीपी इन्वेंट्री परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एम्प्लॉय बेनिफिट अदर एक्सपेंसेस नॉन अदर करेंट फाइनेंस का शॉर्ट टर्म। नहीं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 24,000। अच्छा, ये हो गया। अब क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक बाय 1,60,000, यहाँ से हमें एडजस्टेड परचेज जो है उसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, तो एडजस्टेड परचेज वाला पॉइंट यहाँ था, जिसमें मैंने काफी जगह रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन करके देखेंगे कि क्या होता है। तो एडजस्टेड परचेज, जैसे कि मैंने बोला, एडजस्टेड परचेज का मतलब यहाँ पर ऐसे बोलेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ परचेज प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ परचेज इक्वल टू एडजस्टेड परचेज। ठीक है, 4,20,000। अच्छा, ये एडजस्टेड परचेज मुझे गिवन है। और ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक में क्या बोला? क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक बाय 1,60,000, ये बोला है। तो इसका मतलब इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक अगर करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा? बोला है कि क्लोजिंग स्टॉक मोर, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है ओपनिंग स्टॉक से 1,60,000 से, तो क्लोजिंग स्टॉक से ओपनिंग स्टॉक लेस करने से 1,60,000 आएगा इसका मतलब। तो क्लोजिंग स्टॉक देखो हमें गिवन है क्वेश्चन में, ये यहाँ पर ये क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 1,80,000, ये रहा। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक अगर 1,80,000 है और क्लोजिंग स्टॉक से ओपनिंग स्टॉक 1,60,000 ज्यादा है, तो इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक कितना हो जाएगा? सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से अगर 1,60,000 ज्यादा है तो ओपनिंग स्टॉक फिर एडजस्ट करने के बाद कितना आ रहा है, मतलब इसको कैलकुलेशन करने के बाद 20,000। 20,000। ठीक है, तो इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक 20, क्लोजिंग स्टॉक 1,80,000 गिवन था, तो इसका मतलब दोनों का डिफरेंस 1,60,000 जो कि हमें बोला हुआ है। ठीक है,
अब ओपनिंग स्टॉक में ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू पुट पुट करो, 20,000। परचेज तो हमें निकालना पड़ेगा, और क्लोजिंग स्टॉक कितना, 1,80,000। तो ये पूरा सॉल्व करो करके परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड निकल के आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4,20,000। और ये 1,80,000 और 20 को एडजस्ट करने से 1,60,000 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 1,60,000 प्लस 4,20,000 कितना हो जाएगा, 5,80,000। ठीक है, तो 5,80,000 हम लोग का हो जाएगा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ये होना चाहिए आंसर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का, 5,80,000। ठीक है, तो ये बन गया। इसका हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन एंड में सारा एक एक करके पुट कर देंगे, पहले सारे एडजस्टमेंट लिख लेते हैं। फिर उसके बाद 4% डेटर पे पीबीडीडी चार्ज करना है करेंट ईयर में। ठीक है, तो 4% डेटर पे पीबीडीडी चार्ज करना है, तो ये रहा। तो 4% ऑन करेंट ईयर का हो जाएगा 4% ऑन डेटर, और डेटर का वैल्यू कितना है, 2,50,000। 4% 10,000। तो ये हो गया करेंट ईयर का पीवीडीडी। मतलब इसका ये हो गया कि करेंटली हम लोग को पीवीडीडी प्रोवाइड करना है टोटल 10,000। ठीक है, पीवीडीडी जो करेंट ईयर का होगा वो है 10,000, लेकिन मेरे पास प्रीवियसली 6,000 पीवीडीडी में बैलेंस है। तो पीएल से कितना ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि पीएल से प्रोविजंस के लिए अमाउंट ड्रॉ करना पड़ता है। तो मुझे 10,000 ड्रॉ का जरूरत है, लेकिन ऑलरेडी मेरे अकाउंट में 6,000 पड़ा हुआ है, तो मुझे कितना ड्रॉ करना पड़ेगा, 4,000। ठीक है, और हम लोग को पता है कि एडजस्टमेंट दो जगह पे जाता है। अब जैसे तुम लोग पूछ ही सकते हो, फिर ये 1,60,000 तो दो बार यूज होना चाहिए। बिल्कुल, 1,60,000 एक तो यहाँ यूज हुआ है और एक बार यूज होगा चेंजेस इन इन्वेंट्री पे। ठीक है, तो चेंजेस इन इन्वेंट्री क्या होता है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, और ओपनिंग माइनस क्लोजिंग तो मुझे ऑलरेडी गिवन ही है 1,60,000। तो वो हम लोग 1,60,000 लिख देंगे वहां पर। ठीक है, तो ये दो जगह पे जरूर जाएगा। अब ये जो पीवीडीडी क्रिएट हुआ करेंट ईयर का, वो अदर एक्सपेंसेस में आ गया 4,000। इसके अलावा जो डेटर वाला जगह है, डेटर, वहां पर मुझे लेस करके दिखाना पड़ेगा पीबीडीडी एट द रेट ऑफ 4% ऑन टू 4% ऑन कितना था, 2,50,000। ठीक है, और 4% ऑन 2,50,000 यानी कि 10,000। यहाँ पर मुझे 10,000 ही दिखाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हमें जो है 6,000 दिखाने का जरूरत नहीं है, सॉरी 4,000 दिखाने का जरूरत नहीं है यहाँ जैसे दिखाया। क्यों, क्योंकि वहां पर मतलब है कि मुझे पीएल से इस बार कितना ड्रॉ करना पड़ेगा पीबीडीडी क्रिएट करने के लिए, जिसका अमाउंट है 10,000, क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस है। तो 6,000 कम ड्रॉ करना पड़ा। बट करेंट ईयर में टोटल डिप्रीशिएट सॉरी टोटल पीवीडीडी प्रोवाइड होगा डेटर पे टू 10,000। ठीक है, तो ये दो जगह पे आ गया पीवीडीडी वाला एडजस्टमेंट। फिर इनकम टैक्स का प्रोविजन क्रिएट करने बोला है 30%, लेकिन वो अभी हम लोग कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखो यहाँ पर मिलेगा हमें, यहाँ पर आंसर आएगा 30% का। जो भी आंसर वही वाला हम लोग का शॉर्ट टर्म प्रोविजन बोल के जो है आ जाएगा। नोट नंबर बना के रख लेते हैं, बल्कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन का नोट नंबर 20, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स, जितना आएगा उतना लिख देंगे। बट अभी हम लोग अमाउंट नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारे पास कोई अवेलेबिलिटी है नहीं उसका, जब तक पीएल कंप्लीट नहीं होता है। डिप्रिशिएशन एक्सपेंसेस जो है उसको बाइफरकेट करके बता दिया है। डिप्रिशिएशन का जो है 16,000 बिल्डिंग 24 मशीन, 16,000 बिल्डिंग 24 मशीन। 16,000 बिल्डिंग 24 मशीन के ऊपर, तो टोटल हो जाएगा 40,000, जो कि हमें दिया हुआ भी था कि 40,000 हम लोग का टोटल डिप्रिशिएशन है बोल के। ठीक है, अच्छा, अब ये वाला हम लोग का डिप्रिशिएशन एंड एमोटाइजेशन में जाना चाहिए। बाकी पूरा कंप्लीट करते फिर एक एक करके पुट करेंगे जैसे कि मैंने बोला। अच्छा, अब ये डिप्रिशिएशन का इम्पैक्ट किसी और जगह पे भी आएगा। हाँ, देखो हर एक एडजस्टमेंट दो जगह पे आता है, तो इसका मतलब इसका और एक जगह पे भी आएगा। जो करंट ईयर का प्रोविजन है, वो डिप्रिशिएशन है, वो हमें चार्ज करना पड़ेगा पीपी पे। ठीक है, तो वहां पर दिखाएंगे। यहाँ पर
नेट अमाउंट ये निकालना पड़ेगा। अच्छा, पहले तो ये प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन, अच्छा इसमें एक चीज देखना पड़ेगा कि ये प्रोविजन अमाउंट में क्या करेंट ईयर का डिप्रिशिएशन हम लोग का इंक्लूड है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, बोल रहा है 16,000 बिल्डिंग एंड दैट ऑफ 24,000 ऑन मशीन। और यहाँ पर जो प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन बोल रखा था, बिल्डिंग 1 लाख, ऑन मशीन 1,10,000, टोटल 2,10,000 बोल रखा है। और तो डिप्रिशिएशन का कुछ बोला नहीं है। अच्छा, एक मिनट देखते हैं। अच्छा देखो कैसे पता चलेगा इसमें इंक्लूड है कि नहीं, क्योंकि ये डिप्रिशिएशन का अमाउंट वो तो वहां पर सिर्फ बाइफरकेशन बता दिया था, वो एडजस्टमेंट नहीं हुआ ना, इसका मतलब वो इंफॉर्मेशन हुआ, वो दो जगह पे नहीं जाएगा। तो ये डिप्रिशिएशन जो है यहाँ दिया हुआ, इसका मतलब इसका जो है पोस्टिंग एक ही जगह पे होगा, पीएल में होगा 40,000। अब क्योंकि हमें बाइफरकेशन बता दिया तो हम लोगों ने उस बात का डिस्क्लोजर कर दिया है कि 40,000 में कितना बिल्डिंग के लिए है और कितना हम लोग का कहाँ चला गया, बिल्डिंग के लिए है और बाकी कितना हम लोग का मशीन के लिए। ठीक है, तो ये डिस्क्लोजर दे दिया है। इसका मतलब ये जो प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन यहाँ पर तुम लोग को दिख रहा है, इसमें जैसे बिल्डिंग का जो डिप्रिशिएशन है उसमें 16,000 यहाँ पर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, 16,000 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, 16,000। ठीक है, और यहाँ पर 24,000 ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, यहाँ पर 24,000 ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अगर इंक्लूड नहीं होता, वो कैसे पता चलता इंक्लूड नहीं है, तो इसका मतलब तब यहाँ पर डिप्रिशिएशन नहीं दिखाता। यहाँ दिखाने का मतलब इसका जर्नल एंट्री हुआ है, लेजर पोस्टिंग हुआ है, इसका मतलब करंट ईयर का डिप्रिशिएशन भी चार्ज हुआ है, तो इसमें इंक्लूडेड है। अगर नहीं होता तो ये यहाँ नहीं दिखता, तो फिर वो एडजस्टमेंट में दिया हुआ रहता कि करेंट ईयर का इतना इतना डिप्रिशिएशन, तब हम लोग 16 और 24 को इसमें इंक्लूड करते, फिर हमारा जो टोटल एसेट का वैल्यू उससे 1 लाख की जगह 1,16,000 और 1,10,000 की जगह 1,34,000 माइनस करना पड़ता है। ये इसके अंदर दिया हुआ है, तो इसका मतलब ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो हम लोग को और कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये जस्ट इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर देंगे। और जो डिविडेंड वाला पॉइंट है वो तो यहाँ पर आएगा नहीं, क्योंकि ये 2002 का है। बस जनरल रिजर्व से 10% ट्रांसफर करने के लिए बोला है, जनरल रिजर्व में शायद 10% एंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने बोला है 10%। वो कहाँ से ट्रांसफर होगा, पीएल से ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एट द रेट ऑफ 10%। तो ये कैलकुलेट करने से पता चलेगा, जब तक पीएल नहीं होगा तब तक नहीं कर सकते। अब रहा बात ये बिल डिस्काउंटेड का, इसका क्या होना चाहिए। तो बिल डिस्काउंटेड क्या है, नॉट येट मैच्योर्ड, मतलब जो मैंने बोला अभी तक 3 मंथ्स मान लो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अब देखो, जो परचेजर है वो हो सकता है कि मुझे 20,000 टाइम पे दे दे, अब मुझे तो नहीं देगा, अब जाके बैंक को देगा मेरे इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि बैंक में मैंने ले जाके बिल को जो है जमा कर दिया है, डिस्काउंट करवा लिया है। तो अगर वो दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो क्या होता है, देखो दे दिया, बैंक वाले को पैसा दे दिया, डायरेक्ट बैंक ने बात खत्म कर दिया। लेकिन अगर वो पैसा नहीं देता है जो परचेजर है आफ्टर 3 मंथ्स, तब क्या होगा, जो ड्रॉयर था, मतलब जो सेलर था जिसने बैंक में ले जाके वो बिल जमा किया था, बैंक वाला उसी को बोलेगा कि मुझे नहीं पता कि आपका जो कस्टमर है वो क्यों पैसा नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे मेरा पैसा चाहिए। तो फिर उनको ही 20,000 बैंक को देना पड़ेगा, क्योंकि बैंक अपना टाइम पे पैसा लेके ही मानेगा। ठीक है, फिर चाहे तो सेलर जाके केस वेस कर सकता है। ठीक है, मतलब पहले उसे नोटरी पब्लिक के पास जाना पड़ता है नोटिंग करवाने के लिए, फिर केस वेस कर सकता है कि भाई मेरा पैसा नहीं दिया, ऐसा वैसा, वो सब हो सकता है। लेकिन बिल डिस्काउंटेड नॉट येट मैच्योर्ड का मतलब अभी तक मैच्योरिटी डेट नहीं आया, लेकिन बिल को हम लोगों ने डिस्काउंट करवा लिया है। तो इसका मतलब है मुझे पैसा मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, ये मेरा कंटिंजेंट लाइबिलिटी हो गया। क्योंकि ये मेरा कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, तो ये मेरे बैलेंस शीट के फुट नोट में आता है। ठीक है, तो बैलेंस शीट का जो लास्ट लाइन जहां होगा, यहाँ पर हम लोग उस चीज को लिख सकते हैं, यहाँ नोट देके। कंटिंजेंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट के फुट नोट पे आता है, तो यहाँ पर लिखेंगे देयर इज ए कंटिंजेंट लाइबिलिटी फॉर बिल्स
डिस्काउंटेड नॉट येट मैच्योर्ड ₹20,000, ठीक है। और ये जगह थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। हो गया, ये फुटनोट में आ गया, ठीक है। और ये जो है इसके बाद ये जो क्या बोलते हैं, ये फाइनल डिविडेंड वाला है, इसको हम लोग लास्ट में भी लिख सकते हैं, बट ये और हम नहीं लिखवाएंगे क्योंकि ऑलरेडी इस पे क्या लिखना होता है हम लोगों ने 3-4 क्वेश्चन में कर लिया है, तो सेम चीजें लिखना होगा, बस अमाउंट अलग लिखना होगा। तो ये हम बार बार और नहीं लिखवाएंगे, हम दिखा देते हैं क्या लिखवाना पड़ेगा, अगर तुम लोग भूल गए हो तो क्या लिखना होता है वो हम दिखा। ये रहा, नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट वाला था, ये गलती से यहाँ पेज छूटा हुआ है। मेरे हिसाब से यहाँ होगा। सेकेंड, ये रहा, द डिविडेंड विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए लाइबिलिटी एट बैलेंस शीट डेट even if it is declared after reporting date but before approval of financial statement as per accounting standard. Hence यहाँ पर इट हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी ईयर बोलेगा, जैसे यहाँ जो था वो लिया था, सच डिविडेंड विल बी डिस्क्लोज्ड इन नोट्स ओनली, ठीक है। बस ये नोट देके लिख देना पड़ेगा, तो ये इतना बड़ा चीज हम और नहीं लिख पाएंगे। ये सेम चीज जो है ये क्वेश्चन नंबर 9 के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है। सेम यही चीज लिख देना है, और अगर डिविडेंड का अमाउंट तो हम लोग कैलकुलेट कर नहीं रहे, तो बस इस बात को लिखने से ही काफी है, ठीक है। तो वो हम नोट नहीं लिख पा रहे, लेकिन एग्जाम में लिखना पड़ेगा, अदरवाइज नंबर नहीं मिलने वाला। अब हम लोग एक एक करके नोट्स टू अकाउंट्स क्लोज करते हैं और उसका जो है डेटा पुट करते हैं। तो 5,80,000 से 1,00,000 लेस हो जाएगा, तो नेट अमाउंट कितना हो जाएगा? 4,80,000। और 2,00,000 से 1,10,000 लेस हो गया तो फिर 90। 5,70,000, तो नेट अमाउंट हो जाएगा 5,70,000 पीपीई। तो पीपीई इधर ही था, नोट नंबर 1 5,70,000। फिर इन्वेंट्री 2,26,000 इन्वेंट्री। तो ये नोट नंबर 2 इन्वेंट्री में चला जाएगा, 2,26,000। नोट नंबर 3 ये हो जाएगा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 5,80,000। नोट नंबर 3 परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 5,80,000। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 5,80,000, ठीक है। और चेंजेस इन इन्वेंट्री, इसका मैंने कोई नोट नहीं बनाया, इसको हम डायरेक्टली लिख देंगे चेंजेस इन इन्वेंट्री। चेंजेस इन इन्वेंट्री का मतलब होता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो क्लोजिंग 1,80,000 और ओपनिंग कितना है 20, या फिर चाहो तो एक नोट बना सकते हैं हम लोग, चलो बना ही देते हैं। नोट नंबर 21, नोट नंबर 21, चेंजेस इन इन्वेंट्री, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो ओपनिंग कितना आया यहाँ पर कैलकुलेट करके आया है, ओपनिंग स्टॉक ये देखो 20,000, और क्लोजिंग तो गिवन था 1,60,000। तो ये हो जाएगा, सॉरी 1,80,000, तो ये हो जाएगा 1,60,000 नेगेटिव, ठीक है। ये ओपनिंग का वैल्यू हम लोगों ने कहाँ से लिया है? नोट नंबर 2 शायद 3, अच्छा 3 से लिया है, तो यहाँ लिख दो नोट नंबर 3। तो 1,60,000 नेगेटिव, नोट नंबर 21।
अच्छा, फिर इसके बाद है एम्प्लॉय बेनिफिट। अच्छा, वैसे तो हम लोग नहीं कर रहे, हम लोग नोट वाइज जहाँ जो पॉइंट जाएगा वो लिखेंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हम लोगों ने नोट 1 कंप्लीट कर लिया, 2 कर लिया, 3 भी कर लिया, ठीक है। 4, 4 में बस यही है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 1,20,000, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 1,20,000। अच्छा, फिर इसके बाद अदर एक्सपेंसेस टोटल करते हैं। 36 और 4, 36 और 4 ये हो जाएगा 40, 40 और 20, 60, 60 और यहाँ पर 52, मतलब 50 होने से 1,02 और 1,03,000 हो रहा है। 1,03,000 अदर एक्सपेंसेस। अच्छा, यहाँ पर एक चीज छूट गया है, देखो, बैड डेप्ट। बैड डेप्ट ना मेरे से छूट गया है, यहाँ एक बैड डेप्ट भी था 12,000, वो लिखा नहीं। बैड डेप्ट कहाँ लिखे, यहाँ लिख देते हैं 12,000। अब देखो तो कितना हो रहा है। 50, 30, 80, 20, 1 लाख, 1 लाख और 1,10,000, 1,24,000 आ रहा है। हाँ, 1,24,000, ठीक है। तो आ रहा है, इधर हो गया 24,000, 24 और 52 और 36 और 12। हाँ, 1,24,000 अदर एक्सपेंसेस, नोट नंबर 5। नोट नंबर 5, अदर एक्सपेंसेस 1,24,000। अच्छा, depreciation and amortization 40,000, depreciation and amortization 40,000, note number 6। अच्छा, फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 2,40,000, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नोट नंबर 7। अदर करेंट एसेट, इंटरेस्ट accrued on investment 4,000, note number 8। अच्छा, फिर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर फाइनेंस कॉस्ट 56,000, 56,000, नोट नंबर 9, नोट नंबर 9। अच्छा, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 1,20,000, नोट नंबर 10। ट्रेड रिसीवेबल 2,40,000, ट्रेड रिसीवेबल 2,40,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 60,000, 11, 12, 11, 12, 12, 11, 2,40,000। और ये वाला कैश था हम लोग का 60। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स 10,40,000। इसमें 10,40,000, 10,40,000, नोट नंबर 30। अदर करेंट लाइबिलिटी 20 और 10, 30, 30 और 38, 38, 39, 40, 41, 42। अदर करेंट लाइबिलिटी 42,000, नोट नंबर 14।
42,000। नोट नंबर 14, 42,000। शेयर कैपिटल 4 लाख। नोट नंबर 15। शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस अभी बनेगा नहीं, वो सबसे एंड में बनेगा। ट्रेड पेबल, ट्रेड क्रेडिटर, लॉन्ग टर्म बोरिंग 4 लाख। 17, 18, 17, 18। ट्रेड पेबल 17 और लॉन्ग टर्म बोरिंग 18, 4 लाख। ट्रेड पेबल 1,84,000, 4 लाख और 1,84,000, 4 लाख और 1,84,000 हो गया। अदर इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 24,000, 10, 24,000। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन निकालना पड़ेगा। चेंजेस इन इन्वेंट्री नेगेटिव 1,60,000, नोट नंबर 21। हो गया, ये नेगेटिव में होगा, ठीक है। अच्छा, अब एक एक करके टोटल करना स्टार्ट करते हैं। 10,40,000 और 10,24,000, 10,64,000। और ये टोटल करने से कितना आएगा? 5,80,000 माइनस 1,60,000 प्लस 1,20,000 प्लस 56 और 40, 96 प्लस 124, 7,60,000। 7,60,000 माइनस 10,64, 3,04,000, 3,04,000। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 30%, 91,200। 2,12,800, 2,12,800। अब ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 91,200, ये यहाँ पर आएगा 91,200 और ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन में चला जाएगा नोट नंबर 20 में। $91,200। अब जो करेंट ईयर का प्रॉफिट आया उससे ये वाला पूरा कर लेना है, रिजर्व सरप्लस जो बाकी है। तो करेंट ईयर का प्रॉफिट आया 2,12,800। तो यहाँ पर प्लस कर देते हैं पीएल करेंट ईयर, 2,12,800 टोटल, 2,62,800। फिर लेस ट्रांसफर टू जीआर कितना? 10%, तो 26,280। 262,800 माइनस 26,280, 2,36,520। और इधर 21,280 ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 लाख 40, यहाँ पर 1,280, 1,280। टोटल 2,62,800, 21 ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। करेंट ईयर के प्रॉफिट से ट्रांसफर करने के लिए बोला है, सॉरी, ये करेंट ईयर वाले से होगा, तो ये 10% इस तरीके से दिखाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, टोटल में से कर दिया। करेंट ईयर वाले प्रॉफिट से ट्रांसफर होना चाहिए, मतलब 21,280, ठीक है।
यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, बोला भी था शायद, और नहीं भी बोला है तो करेंट ईयर वाले से ही होगा। एंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, मतलब इस साल के प्रॉफिट से करने के लिए बोला है, ठीक है। सेम नहीं बोला है तो वही होता है, मतलब टोटल से नहीं। तो 21,280, तो 2,62,800 माइनस 21,280, 2,41,520। और इधर भी फिर 21,280 माइनस हो जाएगा, प्लस ये वाला 10,12,800, 3,42,800, 3,42,800, ये हम लोग का रिजर्व सरप्लस में चला गया। नोट नंबर 16 की, 3,42,800 प्लस 4 लाख, प्लस 4 लाख, प्लस 4 लाख फिर से 4 लाख, और ये 91,200 कर लेते हैं, प्लस 42, प्लस 1,84। तो इसका आंसर आ रहा है 14,60,000। इधर भी उतना ही आना चाहिए। 5,70,000, 2,40,000, 226, 240, 120, 64, 14,60,000। तो ये बन गया, कंप्लीट हुआ। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट एक था तो ये एडजस्टेड परचेस वाला, फिर वहां से हम लोगों ने किस तरीके से जो है चेंजेस इन इन्वेंटरी निकाला। ये छोटा छोटा पॉइंट जो है बहुत ही समझने वाला था, इसीलिए मैंने सभी का नोट्स बना दिया, ठीक है। जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्रू होता है तो कैसे एडजस्टमेंट होता है, उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट है तो इनकम तो करेंट एसेट में जाएगा क्योंकि एक्रू हुआ है, अभी तक मिला नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग का जो है करंट एसेट होगा। इन डिवेंचर हुआ इंटरेस्ट उसका, तो फिर करंट लाइबिलिटी होगा क्योंकि वो एक्सपेंसेस है। यहाँ पीवीडीडी वाला एडजस्टमेंट भी अच्छा था, वो भी समझने वाला पॉइंट था, ठीक है। डिप्रिसिएशन वाला भी, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में क्या कितना जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। On 31st March 2001, एसआर लिमिटेड provides the following ledger balances after preparing its पीएल अकाउंट। तो इसमें पीएल बन गया है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, इसका मतलब देखते हैं एंड में वही बोला होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज ऑन 31st March 2001 एज रिक्वायर्ड अंडर पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये सब जो बोल रखा है कुछ नहीं, ये जो फॉर्मेट बनता है वो पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बनता है। तो ये चीज बोला, ये बोलने का मतलब ही है कि हमें जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से बना के देने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग देखो, यहाँ पर सिर्फ बैलेंस शीट बनाने बोला है, तो पहले बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर बना लो फटाफट, ठीक है। तो नाम क्या है कंपनी का? एसआर लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 10। बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2001।
particulars, note, amount, equity and liability, shareholder fund, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, ये तो कॉमन है, ये रहेगा ही रहेगा। अब बाकी नॉन करेंट लाइबिलिटी में क्या क्या आएगा उसके लिए एक बार तो पढ़ना पड़ेगा कि क्या इंफॉर्मेशन है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल है, कॉल्स इन एरियर है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व। तो शेयर कैपिटल का पार्ट है, पीपी का पार्ट है यहाँ पर, और रिजर्व का पार्ट है, पीएल ऑल्सो रिजर्व का पार्ट। लोन जो है लॉन्ग टर्म बोरिंग आएगा, अदर लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म बोरिंग, इन्वेंट्रीज। ठीक है, तो फिर इसका मतलब नॉन करेंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग तो है, ये बात कंफर्म है कि लॉन्ग टर्म बोरिंग आएगा। अच्छा, अब शॉर्ट टर्म बोरिंग भी था, तो वो करेंट लाइबिलिटी में आ जाएगा। तो यहाँ पर करेंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरिंग, ये पढ़ते हुए ही दिख रहा है कि शॉर्ट टर्म बोरिंग है। इन्वेंट्रीज तो वो तो हम लोग का इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, एडवांस, तो ये तो सारे एसेट्स का पार्ट हो जाएगा। तो करेंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल तो जरूर आएगा, कुछ आए या ना आए, शॉर्ट टर्म बोरिंग था तो वो लिख दिया। बाकी और देखना पड़ेगा कुछ आता है तो। अब यहाँ पर लिख देंगे एसेट्स, जिसमें नॉन करेंट एसेट, जिसमें पीपीई पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। और अगर कोई इंटेंजिबल एसेट होगा तो इसके बाद ऐड ऑन कर देंगे, तो थोड़ा थोड़ा जगह रख के ही लिख रहे हैं। करेंट एसेट में एक तो इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल है, ये तो होता ही है कोई भी क्वेश्चन में कॉमन, और यहाँ पर पढ़ के दिख भी गया हमें, ट्रेड रिसीवेबल। अच्छा, शॉर्ट टर्म बोरिंग, ये इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, एडवांस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। अच्छा, फिर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, मतलब शॉर्ट टर्म प्रोविजन करेंट लाइबिलिटी में, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अच्छा, अनपेड डिविडेंड मतलब अदर करेंट लाइबिलिटी, कैश इन हैंड मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बैलेंस विद बैंक, बस इतना ही है। तो यहाँ पर और एक पॉइंट ऐड ऑन होगा, अदर करेंट लाइबिलिटी। अच्छा, यहाँ पर आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बस और कुछ है नहीं, बस उतना तक ही हम लोग का बैलेंस शीट है। स्ट्रक्चर बन गया पढ़ के। अब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ऑल्सो प्रोवाइडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द एबव बैलेंसेस, जैसे कि 50,000 इक्विटी शेयर अलॉट किया गया है, कंसिडरेशन फॉर लैंड, मतलब जो शेयर इशू हुआ है वो सिर्फ पैसे के लिए इशू नहीं हुआ है, मतलब इशू करके सिर्फ पैसा ही नहीं मिला है, बिल्डिंग खरीदा गया उसके बदले भी शेयर इशू हुआ है, तो उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ एसेट ये सब बोल रखा है। तो इसका मतलब अब हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा जो है यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट्स बनाना स्टार्ट करते हैं, और जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन जिसके बारे में है वो करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर शेयर कैपिटल के ऊपर है, स्टार्टिंग में ही मेरे पास शेयर कैपिटल है भी, तो यहाँ पर कर लेते हैं नोट्स नंबर 1, नोट्स टू अकाउंट्स। 1, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल जितना होगा उतना लिखेंगे, तो ऑथराइज शेयर कैपिटल अभी तो पता नहीं है, ये पेड अप पता है, तो इसके बाद इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। तो इशूड, सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप, यहाँ पेड अप नहीं लिख रहे हैं, नीचे लिखेंगे क्योंकि उसमें हमारा कॉल्स इन एरिया है इस क्वेश्चन में, तो कॉल्ड अप तक लिख लेते हैं। 50 पर शेयर करके है, तो 80 लाख डिवाइडेड बाय 50 करने से कितना नंबर ऑफ शेयर्स है वो पता चल जाएगा, तो 80 लाख डिवाइडेड बाय 50, तो 80 लाख डिवाइडेड बाय 50, 1,60,000, 1,60,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 ईच, और इसमें आउट ऑफ एबव
कुछ शेयर्स है जो कि कंसिडरेशन अदर देन कैश है. शेयर्स हैव बीन इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन अदर देन कैश. पॉलिसी एरियर 15,000. लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, पीपी का नोट बनेगा. लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी. 25 लाख, 30 लाख, 24 लाख. 25 लाख, 30, 24. फर्नीचर एंड फिक्सचर. फर्नीचर एंड फिक्सचर 30 लाख. अब ये पता नहीं है कि ग्रॉस अमाउंट है कि नेट अमाउंट है, वो नीचे इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे तब पता चलेगा. सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, तो रिजर्व सरप्लस. नोट नंबर 3. और नोट नंबर बोल के नहीं लिख रहे हैं. रिजर्व एंड सरप्लस. रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले आ रहा है जनरल रिजर्व 9,41,000. सिक्योरिटी, अच्छा सिक्योरिटीज प्रीमियम भी था 15 लाख. इसमें जगह छोड़ देते, पता नहीं कोई एडजस्टमेंट वगैरह हो तो. सिक्योरिटीज प्रीमियम 15 लाख. प्रॉफिट एंड लॉस 5,80,000. लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंस कॉर्पोरेशन सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ लैंड, तो फिर सिक्योर्ड लोन. लॉन्ग टर्म बोरिंग, सिक्योर्ड टर्म लोन. लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंस कॉर्पोरेशन. कॉर्पोरेशन. सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ लैंड. 26,30,000. ठीक है. अब इसमें कोई एडजस्टमेंट हो तो देख लेंगे, उसके बाद ही अमाउंट लिखेंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट है. ठीक है. एडजस्टमेंट है इन द सेंस वो डिस्क्लोजर वगैरह हो सकता है ना, तो पूरा तो अभी पढ़ा नहीं, तो हम थोड़ा जगह रख देते हैं. फिर अदर लॉन्ग टर्म लोन 22,50,000. ये सिक्योरिटीज का कुछ बोला नहीं है, तो अनसिक्योर्ड में लिख देते हैं. और ये जो है इसका भी एक्चुअली एडजस्टमेंट हम दिखा देते हैं, एक बार पूरा पढ़ोगे तो हो जाएगा, क्योंकि ये कंप्लीट करना चाहते हैं तो हम उतना इस पे मतलब, क्योंकि हमें पता है कैसा कैसा इंफॉर्मेशन रहता है. तो ये देखो, जैसे हम एक बार रफली बता देते हैं, इक्विटी शेयर वाला. फिर यहाँ पर कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग बता दिया है. फिर यहाँ ट्रेड रिसीवेबल मोर देन 6 मंथ्स के लिए जो है बाकी है, तो ये भी डिस्क्लोजर का पार्ट है. बैंक बैलेंस में इतना नया बैंक से है विच इज नॉट अ शेड्यूल बैंक, तो वो हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा. पब्लिक फाइनेंस कॉर्पोरेशन वाला 3 इयर्स बाद जो है रीपे होगा लोन, इसीलिए लॉन्ग टर्म हो गया. बैलेंस जो है 26 लाख
30 लोन अकाउंट में पब्लिक फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उसमें से इतना इंटरेस्ट उसमें इंक्लूडेड है तो वो लेस करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने जगह रख दिया है अदर लॉन्ग टर्म लोन अनसिक्योर्ड जिसमें इंक्लूड है ये डिटेल्स, तो ये डिटेल्स वहां लिख देंगे, तो उतना जगह रख देना चाहिए। बिल्स रिसीवेबल मैच्योर होगा 15 जून को, तो ये हमारा कंटीजेंट लाइबिलिटी हो जाएगा क्योंकि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चला जा रहा है। तो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए कंटीजेंट लाइबिलिटी, क्योंकि जरूरी नहीं कि ये पैसा मिलेगा, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। शॉर्ट टर्म बोरिंग इंक्लूड्स, इसमें बोरिंग का भी डिटेल्स जो है दिया हुआ है तो वो लिख देंगे। ट्रांसफर होगा 35,000 टू जनरल रिजर्व, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला है, प्रॉफिट आउट ऑफ द प्रॉफिट फॉर द ईयर, इस साल के प्रॉफिट से ट्रांसफर होगा। इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स इंक्लूड्स लूज टूल्स 5 लाख विच डू नॉट मीट डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। एक्चुअली पीपीई AS10 जो है वो हमें पीपी के बारे में बताता है, मतलब ये जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में क्या क्या आएगा क्या नहीं आएगा, किसको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंडर ला सकते हैं किसको नहीं, वो डिटेल्स बताता है। अब ये जो लूज टूल्स है, ये अगर पीपी का क्राइटेरिया फुलफिल कर लेता है, ठीक है, तो फिर वो फिक्स्ड एसेट में आता है, और अगर नहीं करता है तो वो स्टॉक में कंसीडर किया जाता है, ठीक है, इसीलिए ये वाला चीज लिखा हुआ है। तो सारा डिस्क्लोजर है, कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है कि हाँ ये एंट्री नहीं हुआ है, ये हमें ट्रांजैक्शन का एंट्री करना पड़ेगा, सारा का सारा डिस्क्लोजर है, ठीक है। तो हम लोग वो डिस्क्लोज करते हुए जाएंगे। तो अब यहाँ पर इन्वेंट्रीज, यहाँ हम लोगों ने अनसिक्योर्ड लोन जो है उसका डिटेल्स लिखना पड़ेगा, देखा तो उसके लिए भी कम से कम इतना जगह बचा लेते हैं। फिर फिफ्थ नोट हम लोग बना लेते हैं, अनसिक्योर्ड लोन के बाद यहाँ पर शॉर्ट टर्म बोरिंग, ठीक है, इसके बाद आ जाएगा शॉर्ट टर्म बोरिंग। शॉर्ट टर्म बोरिंग में भी एक बड़ा सा डिटेल्स था कि कहाँ कहाँ से बोरिंग लिया गया है, तो उसका भी जगह रख देते हैं। ये टोटल अमाउंट लिख के फायदा नहीं है बिकॉज इसका बाइफर्केशन दिया हुआ है। फिर इसके बाद है इन्वेंट्रीज, फिनिश्ड गुड्स, रॉ मटेरियल, ठीक है, वो लिख लेते हैं। ₹45 लाख, 13 लाख। और कुछ होगा तो बाद में लिखेंगे। इन्वेंट्रीज फिलहाल हो गया। फिर ट्रेड रिसीवेबल, इसमें भी जो है डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, ठीक है, कि कितने दिन के लिए, तो ये हो जाएगा आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ्स एक है, ठीक है, और अदर, तो जो डेटा होगा वो लिख देंगे। और टोटल हम लोग का ट्रेड रिसीवेबल होना चाहिए 17,50,000। इसके बाद नोट नंबर 8, एडवांस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। 3,75,000। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के बाद आ जाएगा ट्रेड पेबल 8,13,000। ट्रेड पेबल डायरेक्ट लिख देते, इसका नोट नहीं बनाएंगे। 8,13,000, इसका कुछ डिस्क्लोजर है ही नहीं। 8,13,000, 8,13,000। अच्छा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 3,80,000, तो ये भी शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जाएगा, इसका बना देते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स 3,80,000। अनपेड डिविडेंड, अदर करेंट लाइबिलिटी, अनपेड डिविडेंड मतलब आउटस्टैंडिंग 70,000। कैश इन हैंड, बैलेंस विथ बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इन हैंड 70,000,
बैलेंस विथ बैंक, अब बैंक का डिटेल्स था तो उसके हिसाब से लिखेंगे। तो चलो हम लोगों ने लगभग तो लिख ही लिया, बस ये सारी इंफॉर्मेशन को पुट कर देते, जैसे 50,000 शेयर्स अलॉट हुआ है अदर देन कैश, तो 50,000 शेयर्स, तो फिर 1,60,000 इंटू 50,000, ये हम लोग का कितना आ रहा है, वो तो आया था 80 लाख, मतलब वो तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन ही था। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल फिर कितना हो जाएगा, यही मैक्सिमम जो है 1,60,000 एट द रेट ऑफ 50 करके 80 लाख। और 80 लाख इशू किया था जबकि कॉल सीनियर 15 हो गया, तो पेड अप कितना हो जाएगा, पेड अप शेयर कैपिटल 79,85,000, नोट नंबर 1, 79,85,000। फिर यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं किस बात का इंफॉर्मेशन है, कॉस्ट बोला है बिल्डिंग का 32 लाख, तो इसका मतलब ये नेट अमाउंट है, तो यहाँ ग्रॉस लिख लेते हैं जो कि एडजस्टमेंट में है, फिर वहां से डिप्रिशिएशन निकाल लेंगे। वैसे डिप्रिशिएशन हमें चाहिए भी नहीं, हमें इसी का टोटल चाहिए। 30, 25, 24, मतलब 25 और 25 कितना होता है, 50, 50 और 30, 80, 80, और यहाँ पर 92 लाख हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इंफॉर्मेशन है तो डिस्क्लोजर जरूरी होता है, ठीक है। तो डिस्क्लोजर मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है उसे हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। वैसे तो बैलेंस शीट में 92 लाख चला जाएगा, वो एक बार लिख देते हैं, पीपीई 92 लाख हो जाएगा, लेकिन बाकी चीजों को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर बिल्डिंग का कॉस्ट 32, प्लांट 30, और फर्नीचर फिक्सचर 16,50,000। तो लैंड का तो वैसा ही रहेगा क्योंकि लैंड में कभी डिप्रिशिएशन लगता नहीं है, ठीक है। बिल्डिंग 32 लाख है तो उस पे डिप्रिशिएशन लगा है 2 लाख। प्लांट एंड मशीनरी ये 24 लाख, ये 30 लाख था, 32 के बाद 30, बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर फिक्सचर 16,50,000, 16,50,000, ठीक है। अच्छा ये हो गया 2 लाख, ये हो गया 6 लाख, और ये हो जाएगा 3,50,000। ये डेप्रिशिएशन वाला साइड हो गया, बाकी ये हमें चाहिए नहीं। अगर हमें पीएल बनाने देता, जो कि इन्होंने बना लिया है ऐसा बोला गया है, तो फिर ये डेप्रिशिएशन हम लोग यूज कर सकते थे, डेप्रिशिएशन एंड एमोटाइजेशन बोल के जो हम लोगों ने बैलेंस कर करके निकाला। बट हम लोग को तो 92 लाख चाहिए, वो दिखा दिया, बाकी डिस्क्लोजर कर दिया। ट्रेड रिसीवेबल 4,86,000 ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स, तो ट्रेड रिसीवेबल पे जाते हैं। 4,86,000 मोर देन 6 मंथ्स के लिए ड्यू है, तो बाकी अमाउंट जो है वो हम लोग का कितना आ जाएगा, 17,50,000 -4,86,000, 12,64,000। सेवेंथ नंबर 17,50,000। अच्छा, बैलेंस विथ बैंक इंक्लूड 56,000 द नया बैंक विच इज नॉट अ शेड्यूल बैंक, तो बैंक बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बैलेंस विथ बैंक, तो 56,000 नया बैंक, 56,000 नया बैंक, नॉट शेड्यूल, नॉट शेड्यूल्ड बैंक, ठीक है। और बाकी इसका मतलब शेड्यूल्ड बैंक हो जाएगा। बैंक का बैलेंस है 4,14,000, तो ये टोटल आ रहा है 4,14,000, तो यहाँ 70,000 कर देते हैं। ये थोड़ा हटा के लिखते हैं ताकि आउटर में दिखे, ये 4,14,000 भी इधर हटाना चाहिए, तो 4,14,000 -56, विथ अदर
बैंक। तो ये टोटल करके 4,84,000। नोट नंबर 11। 4,84,000। लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंस कॉर्पोरेशन रीपेबल आफ्टर 3 ईयर। लोन वाले पॉइंट में जाते हैं। लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंस कॉर्पोरेशन रीपेबल आफ्टर 3 ईयर्स। तो ये इंफॉर्मेशन क्योंकि गिवन है तो हम लोग लिख देते हैं। तो ये हो गया लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंस कॉर्पोरेशन रीपेबल आफ्टर 3 ईयर्स। यहाँ पर रीपेबल आफ्टर, तुम लोग नीचे लिख दो अगर जगह नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरा नीचे जगह कम है तो वैसे लिख रहा है, बस लैंग्वेज मैच कर दो। रिपेबल आफ्टर 3 ईयर कॉमा सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ लैंड, ये हो गया। अच्छा, फिर बोल रहा है द बैलेंस ऑफ 26,30,000 इन द लोन अकाउंट विद पब्लिक फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज इंक्लूसिव ऑफ 1,34,000 फॉर इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। द लोन इज सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ लैंड, वो तो हमें पता ही है। अब इसका अमाउंट कितना लिखेंगे? टोटल में से 1,34,000 लोन का इंटरेस्ट है, तो वो लेस करके इधर लोन का अमाउंट लिखना पड़ेगा। तो 26,30,000 है टोटल, 26,30,000, उसमें से 1,34,000 लेस करना पड़ेगा। $24,96,000, 24,96,000। अच्छा, अदर लॉन्ग टर्म लोन अनसिक्योर्ड जो है वो इंक्लूड है लोन टेकन फ्रॉम निक्सेस बैंक, ठीक है, अनसिक्योर्ड लोन, लोन फ्रॉम 13,80,000। अच्छा, इसमें भी बोला है अमाउंट रिपेबल विद इन 1 ईयर, मतलब ये लॉन्ग टर्म में नहीं आएगा 4,80,000, ये शॉर्ट टर्म में चला जाएगा, तो ये लेस करके दिखाना पड़ेगा। 13,80,000 माइनस 4,80,000, 9,00,000। 4,80,000 जो है वो रीपेबल विद इन 1 ईयर है, इसीलिए नहीं आया। इसको चाहे तो ये बता सकते हैं यहाँ पर डिस्क्लोज, रीपेबल विद इन 1 ईयर, रीपेबल विद इन 1 ईयर। लोन टेकन फ्रॉम डायरेक्टर 8,50,000, 8,50,000। लोन टेकन फ्रॉम डायरेक्टर 8,50,000। अच्छा, और लोन टोटल था कितना? अदर लॉन्ग टर्म लोन अनसिक्योर्ड वाला ये रहा 22,50,000। तो ये सब चीज टोटल करके 22,50,000 था, लेकिन उसमें मेरा थोड़ा अमाउंट कम दिखेगा। क्यों? क्योंकि देखो, जो सिक्योर्ड वाला था वो था 26,30,000, बट उसमें से ये वाला लेस हो गया जो इसका इंटरेस्ट इंक्लूडेड था। और जो अदर लॉन्ग टर्म लोन है उसमें 22,50,000, जिसमें से ये माइनस हो जाएगा 4,80,000, जो कि विद इन 1 ईयर है। 22,50,000 माइनस 4,80,000, तो इसका टोटल होना चाहिए 17,70,000, मतलब ये टोटल होना चाहिए 17,70,000। इसमें कम दिख रहा है, इसका मतलब बाकी अदर होगा 17 लाख, मतलब इसको हम ऐसे आउटर में लिखेंगे इधर, इसके नीचे 17,70,000 प्लस 24,96,000, 42,66,000। ठीक है, मतलब जो मेरा यहाँ पर लोन का अमाउंट 26,30,000 ट्रायल बैलेंस में दिख रहा था, जिसमें से 1,34,000 हट जाएगा, बिकॉज मेरा वो जो है इंटरेस्ट का अमाउंट है। लोन जो अनसिक्योर्ड वाला था उसका टोटल वैसे तो था हम लोग का 26,30,000, सॉरी 22,50,000, लेकिन उसमें से 22,50,000 में से सबसे पहले तो 4,80,000 हट जाना चाहिए, क्योंकि वो मेरा 1 ईयर का था, मतलब शॉर्ट टर्म बोरोइंग में चला जाएगा। तो अमाउंट आएगा 17,70,000, जिसमें से 9,00,000 कैसे होगा वो हमें पता है, 8,50,000 कहाँ से आया वो पता है, जो नहीं पता है वो अदर बोल के लिख देना है।
तो अदर बोल के कितना लिखेंगे, तो टोटल 17 लाख 70, उसमें से ये 9 लाख और 8 लाख 50 लेस कर देना है। 17 लाख 50, 20,000। 17 लाख 70, तो 42 लाख 66 लॉन्ग टर्म बोरिंग, नोट नंबर 4। 42 लाख 66,000। अच्छा, इसके बाद देखते हैं क्या नोट है। बिल्स रिसीवेबल, ये तो नोट होना चाहिए, डिस्काउंटेड। कंटीजेंट लाइबिलिटी बोल के इसका हमें नोट दे देना चाहिए, ठीक है। देयर इज अ कंटीजेंट लाइबिलिटी अमाउंटिंग 1 लाख 60, यहाँ लिख देते हैं नोट। देयर इज, ये सब डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा। कंटीजेंट लाइबिलिटी अमाउंटिंग टू ₹1 लाख 60, अमाउंटिंग टू ₹1 लाख 60, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म बोरिंग, लोन फ्रॉम नया बैंक, लोन फ्रॉम डायरेक्टर। शॉर्ट टर्म बोरिंग, लोन फ्रॉम नया बैंक, लोन फ्रॉम नया बैंक। यहाँ पर लोन फ्रॉम नया बैंक सिक्योर्ड 1 लाख 60, ये सिक्योर्ड वाला है। 1 लाख 16, लोन फ्रॉम डायरेक्टर 48। 48 और एक ये वाला 4 लाख 80, जो रिपेबल विद इन 1 ईयर, तो ये हो जाएगा लोन फ्रॉम, ये कौन से बैंक से लिया गया था, निक्सेस बैंक, रिपेबल विद इन 1 ईयर, ब्रैकेट में ये लिख सकते हो करेंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग 4 लाख 80। ये इंफॉर्मेशन के हिसाब से इतना हो गया। अब देखेंगे कि टोटल शॉर्ट टर्म बोरिंग कितना दिया हुआ था, तो अगर कुछ बचेगा तो उसे अदर बोल के लिखना पड़ेगा, वो है 4 लाख 60। क्या ये सब टोटल करके 4 लाख 60 आ रहा है? देखो 4 लाख 60 प्लस ये 4 लाख 80 आएगा, जो कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन से हमें पता चला कि 4 लाख 80 भी एक मेरा शॉर्ट टर्म बोरिंग है, तो 4 लाख 80 प्लस यहाँ पर 4 लाख 60, टोटल इतना होना चाहिए, ठीक है। तो ये टोटल मिला के होना चाहिए 9 लाख 40, ठीक है। तो क्या ये सब मिला के 9 लाख 40 हो रहा है? हम आउटर में लिख दिए हैं, देखते हैं। माइनस करेंगे 116 -48, तो 2 लाख 96 बच रहा है, तो इसका मतलब 2 लाख 96 भी कोई शॉर्ट टर्म लोन है, जिसको हम अदर बोल के लिख देंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता ये कहाँ से लिया गया है, कैसे किया। तो टोटल देखो, टोटल मेरा जो शॉर्ट टर्म बोरिंग है वो ट्रायल बैलेंस में जितना दिख रहा था, प्लस हम लोग का इंफॉर्मेशन जो नीचे था वहां से पता चला कि एक 4 लाख 80, तो टोटल 4 लाख 80 प्लस वो वैल्यू मिला के 9 लाख 40। तो अभी जब सारे इन्फॉर्मेशन लिख लिया तो 9 लाख 40 में 2 लाख 96 कम दिख रहा था, तो वो अदर बोल के दिखा देना है। तो 9 लाख 40, और जो नोट नंबर है 5। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन है। ट्रांसफर ऑफ 35,000 टू जनरल रिजर्व हैज बीन प्रोपोज्ड बाय द डायरेक्टर। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर 35,000 करेंट ईयर के प्रॉफिट से होगा, तो लेस ट्रांसफर फ्रॉम करेंट ईयर प्रॉफिट 35,000।
तो ये 15 लाख को इधर लिखते हैं हटा के। 9,41,000 प्लस 35,000, 9,76,000। और ये हो जाएगा, ट्रांसफर करेंगे तो कम हो जाएगा, 5,80,000 -35, 5,45,000 प्लस 15 लाख प्लस 9,76,000, 30,21,000 रिजर्व सरप्लस। नोट नंबर 3। 30,21,000। इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स इंक्लूड्स लूज टूल्स कॉस्टिंग 5 लाख विच डू नॉट मीट। अच्छा, तो इन्वेंट्री में लूज टूल्स 5 लाख का है, वो हम लोग डिस्क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो इन्वेंट्रीज में रॉ मटेरियल था, फिनिश्ड गुड्स था, ये बन गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग रेडी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग रेडी। अच्छा, फिनिश्ड गुड्स जो है 45 लाख, रॉ मटेरियल 13। अब जो लूज टूल्स है वो एक फिनिश्ड गुड्स की तरह ही होगा, तो इसमें 5 लाख मतलब 45 लाख से 5, ये फिनिश्ड गुड्स को फिर 40 लाख का कर देंगे, और लूज टूल्स जो है 5 लाख दिखा देंगे, ये 40 कर दो। और लूज टूल्स 5 लाख, 40, 50, 58। इन्वेंट्रीज 6th नंबर। बस हो गया, और तो कुछ है नहीं इंफॉर्मेशन। अब एक एक करके पुट कर देते। सबसे पहले शेयर कैपिटल 79,85,000 पुट हो चुका है। फिर नोट नंबर 2 पीपीई 92 लाख, वो भी पुट हो चुका है। फिर रिजर्व सरप्लस 30,21,000, ये भी पुट कर दिया है। अच्छा, तो पुट क्या नहीं हुआ है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन और अदर करेंट लाइबिलिटी। अच्छा ठीक है, ये दो पुट नहीं हुआ है, बाकी शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस ये पुट नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया मेरा रिजर्व सरप्लस। लॉन्ग टर्म बोरिंग पुट कर दिया, शॉर्ट टर्म बोरिंग पुट कर दिया, इन्वेंट्रीज ट्रेड रिसीवेबल शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 3,75,000, 3,75,000। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 3,80,000, 9th नंबर। अनपेड डिविडेंड 70,000। अदर करेंट लाइबिलिटी, ये शायद 10 नंबर था। अनपेड अदर करेंट लाइबिलिटी 11th नंबर पुट हो गया है। बस अब टोटल करने से पता चल जाएगा। 92 लाख, 58 लाख, तो 58 लाख प्लस 92 लाख प्लस 17,50,000 प्लस 3,75,000, 4,84,000, 1 करोड़। एक बार चेक करते हैं आंसर। 1,76,09,000, हाँ सही बात है, 1,76,09,000। ये भी उतना ही होना चाहिए तब ठीक हुआ है। 79,85,000, 30,21, 42,66, 940, 8,13,000, 3,80,000। -2,04,000, -70, 1,34,000 का कुछ, 79,85,000, 30,21,000, 42,66, 9,40,000, 8,13,000। अदर करेंट लाइबिलिटी
ओ, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस जो है 3,80,000 वो ठीक है। अदर करेंट लाइबिलिटी जो है वो और भी आएगा, 2,00,000 होना चाहिए। ये वाला, ये जो था ना, ये इंटरेस्ट, ये देखो 1,34,000 इतने का ही डिफरेंस आ रहा है। ये देखो इंटरेस्ट जो इंक्लूडेड है लोन के अमाउंट में, वो तो हम लोगों ने हटा दिया, बट इंटरेस्ट पे नहीं किया है। अगर पे करते तो ट्रायल बैलेंस पे दिखता इंटरेस्ट पेड, ठीक है, भले ही हमें ना बनाना हो पीएल, लेकिन दिखाया जाता, तो नहीं दिखाया, तो इसका मतलब इंटरेस्ट अनपेड है। इंटरेस्ट एक्रूड मतलब इतना इस साल के लिए एक्रू हुआ है, बट अभी तक पे नहीं किया बिकॉज डेट नहीं आया, बट नॉट ड्यू। 1,34,000, 1,34,000 और 70, 2,04,000 यहाँ पर आ जाएगा। ये वाला 2,04,000 होने से ही मैच हो जाएगा, क्योंकि हम अभी अभी चेक किया कि 1,34,000 के लिए डिफरेंस आ रहा था। 2,04,000 से 1,76,09,000, 1,76,09,000, ये 4 है। 1,76,09,000, ठीक है। तो ये इसमें डिस्क्लोजर का बहुत सारा पॉइंट एक साथ दिया था, तो डिस्क्लोजर कैसे होगा वो इसमें समझ में आता है। ये 10 वाला, 9 वाला भी अच्छा क्वेश्चन था। वैसे हम लोग का ये कंप्लीट हुआ है, लेकिन इसमें एक जो है वाइटल टॉपिक बाकी रह गया, मतलब आज तो नहीं कर सकते, ये इलास्ट्रेशन 1, जिसमें हमें ये पता करना पड़ेगा कि कैसे करके डिविडेंड पे करती है कंपनी, उसका क्या रूल्स है। तो उसका एक रूल्स है, ठीक है, कि मिनिमम ऑफ दिस दिस दिस, ठीक है। तो वो रूल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और एमसीक्यू है कुछ इसमें, और एक क्वेश्चन नंबर 6 बाकी है, जिसमें हमें सिर्फ ये बताना है कि ये आइटम कहाँ पर कौन से हेड के अंडर जाना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला, जैसे ये वाला करेंगे 6th नंबर एमसीक्यू, और वो वाला पॉइंट जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं। बाय।